नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सोने का हार, जिसे लिखा है वरिष्ठ साहित्यकारा नीलम कुलश्रेष्ठ जी ने। मित्रों, हम में से अधिकतर लोगों को अनाथ बच्चों के प्रति सहानुभूति होती है, संवेदना भी होती है और होनी भी चाहिए। यह मानवता का तकाजा भी है। लेकिन जब ये अनाथ बच्चे हर 8वें दिन हमारे मोहल्ले में सहायता मांगने के लिए आ पहुंचते हैं, तब उनसे थोड़ी चिढ़ हो जाना या थोड़ा उकता जाना स्वाभाविक है। कहानी का नायक नायिका दोनों ही बड़े संवेदनशील हैं, अनाथ बच्चों के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं और वे उनको सहायता भी देते हैं। लेकिन उस सहायता देने का क्या परिणाम होता है, यही कहानी में बड़े रोचक अंदाज में नीलम जी ने प्रस्तुत किया है। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोने का हार। नवीन और सोना ने नया नया घर बसाया था। दोनों के चेहरे पर युवा उम्र की लुनाई, नए रिश्ते के प्यार की चमक झिलमिलाती रहती। दो परिवारों ने यह रिश्ता तय किया था, इसलिए अभी एक दूसरे को अच्छी तरह उन्होंने जाना नहीं था। एक दूसरे के लिए हम बने हैं, यह रिश्ता 7 जन्मों का है। हम एक जान दो शरीर हैं, जैसे लुभावने भ्रम में जी रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर सहज मासूमियत, दुनिया जीत लेने और प्यार पाने की खुशी रहती थी, वरना हर सुख दुख की स्पष्ट छाप बनती जाती है। दुनिया देख लिए जैसा कुछ बिछता जाता है। उन दिनों नवीन के दफ्तर जाने के बाद सोना के पास करने को कुछ न बचता था। पर्दे सिल गए थे, कुशन कड़ गए थे, स्वेटर भी बना लिए गए थे। 2 वर्ष के लिए परिवार नियोजन चल रहा था। पढ़ने का शौक भी बस फिल्मी पत्रिकाओं के चमकते चेहरे देखने या चटपटे किस्से पढ़ने तक सीमित था। नवीन भी 9 बजे का निकला, शाम को 6 बजे घर आता था। वो बेवजह बिस्तर पर पड़ी पड़ी ऊबती रहती। आसपास की औरतों के बीच बैठने का उसका मन नहीं होता था। सब पड़ोसी ने छोटे मोटे व्यापारियों की घुसट बीबियां थी। ऐसी दोपहर में यदि किसी कंपनी का सेल्समैन या सेल्स गर्ल आ जाती तो वह उससे घंटा आधा घंटा माथापच्ची करती रहती। एक एक चीज की 10 बार अच्छाई बुराई पूछती रहती। समय किसी तरह तो काटना था। ऐसी ही एक उबाऊ दोपहर थी। बाहर सड़क से अचानक ढोल और बांसुरी की आवाजें आने लगी। अनाथालय वाले होंगे। पता नहीं इस शहर में कमबख्त कितने अनाथालय हैं। जब देखो कोई न कोई चला ही आ रहा है। अभी वह ऐसा सोच ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। हाथ से बालों को सुलझाते हुए वह अलसाए हुए उठी। दरवाजा खोलते ही वही चिर परिचित दृश्य दिखाई दिया, जो पिछले 6 महीनों से यहाँ आने के बाद से हर हफ्ते 2 हफ्ते में दिखाई देता था। हाथ में लगा परिचय पत्र और चेहरे पर निराश्रित सी करुणा लिए अनाथ बालक। सामने दरवाजे पर खड़े 12-13 वर्ष के एक सुकुमार और भोले चेहरे वाले लड़के ने उसे देखते कहा, दीदी, हम हुसैनगंज के अनाथालय से आए हैं। आप कुछ भी दे दीजिए, कपड़ा, खाना, पैसे। अनाथों के प्रति उसके दिल में शुरू से ही नाजुक ममत्व था, लेकिन हर 10-15 दिनों में आने वाले अनाथों ने उसमें झुंझलाहट भर दी थी। झुंझुलाए हुए स्वर में वो बोली, क्या रोज रोज इधर चले आते हो और कोई जगह नहीं मिलती? दीदी, हम तो पहली बार आए हैं, बस कभी कभी आया करेंगे, कुछ तो दे दो जी। क्या पता तुम लोग अनाथालय की हो भी या नहीं। लाओ अपना अनाथालय का कार्ड दिखाओ, मैं उस पते पर पत्र डालकर पता करूंगी। आप जरूर पता कर लीजिए, वह कुछ और कहता इससे पहले ही उसने उसके हाथ से कार्ड लेकर गुस्से में दरवाजा भड़ाक से बंद कर लिया। फिर कार्ड कहीं रखकर भूल भी गई। वह जानती थी कि अनाथालय से आने वाले लड़कों को वही सबसे अधिक देती है। आसपास की औरतें उसे इस वजह से टोकती भी थी, किंतु पता नहीं उस दिन क्यों उसे गुस्सा आ गया। लगभग 1.5 महीने के बाद एक दिन दरवाजे की घंटी बजने पर उसने दरवाजा खोला तो सामने प्यारी भोली भाली सी सूरत देखने को मिली। अंदर का प्यार उमड़ सा आया। कहीं किसी का भाई या बेटा होता तो क्या इस तरह दरवाजे दरवाजे पर भटक कर झिड़कियां खाकर रहम की भीख मांगता फिरता? जब इतने आत्मविश्वास से दोबारा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है तो जरूर उसी अनाथ आश्रम का लड़का होगा। फिर तो जैसे अचानक ही दया और ममता उमड़ आई। उसने उसे कुछ बचा खुचा खाना
कुछ पैसे और कहीं से ढूंढकर नवीन की एक पुरानी कमीज भी दे दी। फिर कुछ दिनों बाद दरवाजा खोला तो एक लंबी हंसी उसके होठों से फिसल गई। सामने वही लड़का खड़ा था। उसके कंधों से कमीज के कंधे काफी नीचे खिसके हुए थे, इसीलिए उसने कमीज की बाहें आगे से मोड़ी हुई थी। क्यों रे, तुझे कोई कमीज छोटी करने वाला नहीं मिला क्या? कौन छोटी करेगा, अपना कौन बैठा है, उसने मायूस होकर जवाब दिया। उसका यह उत्तर सुनकर वह करुणा से भर उठी। अब जब भी कभी वह महीने 1.5 महीने के बाद आता तो वह उसे दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटा पाती थी। एक रविवार को सुबह सोना रसोई में नाश्ते के लिए पकौड़ियाँ तैयार कर रही थी। नवीन को ठेल ठाल कर उठाया था। वो वॉश बेसिन के पास खड़ा ब्रश कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने बेसन लगे हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजे पर वही अनाथ लड़का खड़ा था। उसके साथ 20-22 वर्ष के 2 लड़के और खड़े थे, जो अक्सर ढोल और बांसुरी बजाया करते थे। उसकी चढ़ी त्योरियां देखकर वो कुछ सहम गया और जल्दी से बोला, दीदी, मैं आज कुछ मांगने नहीं आया हूँ। ये मेरे साथी हैं, इनको साहब से कुछ काम है। वो दरवाजा अधखुला छोड़कर नवीन के पास चली आई। सुनो, अनाथालय का वही सुरेश आया है। उसके साथ 2 लड़के और आए हैं। उन्हें तुमसे कुछ काम है कह रहा है। मुझसे? नवीन ने कुल्ला करते हुए पूछा। हाँ। नवीन मुंह हाथ धोकर दरवाजे पर आया और बोला, कहो। उनमें से एक लड़का बोला, साहब, हम दोनों भी उसी अनाथालय के हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? नवीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह छोटे लड़के की तरफ इशारा करके बोला, सुरेश ने कहा था कि उसकी एक दीदी है, शायद वही कोई सहायता करे। दूसरा बोला, अगर आप किसी से ना कहें तो हम आपसे कुछ राय लेना चाहते हैं। हाँ हाँ, बताओ ना। पहला बोला, पहले आप वचन दीजिए कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। देखो, मैं ऐसा तो हूं नहीं कि किसी का विश्वास तोड़ दूं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो अपनी बात बता दो। नवीन उन्हें कमरे में ले आया। सबसे बड़े लड़के ने ही झिझकते हुए बात शुरू की। साहब, बात यह है कि हमारे पास सोने का एक हार और चांदी के 50 सिक्के हैं। यह पता लगवा दीजिए कि वह हार खरे सोने का है या नहीं। तुम्हें यह सब कहां से मिला? क्या तुम लोग चोरी भी करते हो? नवीन कुछ उत्तेजित सा होकर बोला। नहीं नहीं साहब, चोरी करते तो अपने आप बेचने की हिम्मत भी कर सकते थे ना। एक बार हम लोग एक गांव में कुछ मांगने गए थे। वहां किसी सेठ के यहाँ लड़की की शादी थी। उसने हमें आटा दाल चावल दे दिए और एक पुरानी टूटी फूटी से धर्मशाला दिखाते हुए कहा था कि हम वहां अपना खाना बना सकते हैं। हम तीनों ही साथ थे। बाकी लड़के गांव में मांग रहे थे। हम लोगों ने जैसे ही चूल्हा बनाने के लिए जमीन खोदना शुरू की तो ऐसा लगा कि धातु को कोई बर्तन दबा हुआ है। हम लोग जल्दी जल्दी जमीन खोदने लगे। थोड़ी सी जमीन खोदने पर एक लोटा गड़ा हुआ मिला। लोटे के मुंह से कुछ मिट्टी हटाकर जैसे ही उसे जमीन पर उल्टा किया तो उसमें से चांदी के सिक्के और यह हार नीचे गिर गया। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग अनाथालय में ही पले हैं। इतना धन देखकर हम घबरा गए कि क्या करें। बस हमें यह पता लगवा दीजिए कि हार खरे सोने का है या पीतल का। जब किसी ने इसे यत्न से जमीन में दबाया है तो निश्चित सोना ही होगा। सोना भी उनके पास खड़ी बातें सुन रही थी। उसने कहा, तुमने अनाथालय के मैनेजर को क्यों नहीं बताया? भैया जी, उसे कैसे बताते? यदि हार सोने का हुआ तो उसे बेचकर वो सारा पैसा हजम कर जाएगा। हमारे नाम से मिलने वाले दान तक को तो वह डकार जाता है। ऐसे नीच व्यक्ति से क्या राय ली जा सकती है? सोना की आंखों में फिल्मों में देखी अनाथालय के मैनेजर की छवि उभर आई। आंखों व चश्मे से झांकता हुआ काइयापन और हाथ में छड़ी जो बच्चों की पीठ पर जब तब निशान उभार देती थी। आप क्या कहीं से पता लगा सकते हैं कि यह हार सोने का है या नहीं? भाई, हम तो खुद ही इस शहर में नए आए हैं, किसी सुनार को ठीक से नहीं जानते। नवीन ने उन्हें टालना चाहा। साहब, आप पता लगवा दे तो अच्छा है। यदि हार सोने का हुआ तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। 25 साल के होने पर हमें अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ता है। कुछ रकम पास में होगी तो कोई धंधा कर लेंगे। उनमें वही लड़का सबसे बड़ा लग रहा था। उसका नाम मोहन था।
बाद में पता लगा कि वह अगले वर्ष 25 वर्ष का होने वाला था। दीदी, आप ही पहचान कर बता दीजिए ना, इस बार सुरेश बोला। देखो, मैं तो सोना नहीं पहचान सकती, आपके पास जो सोना हो उसी से मिलाकर बता दीजिए ना। अरे बेटा, मैं तो यहाँ घर पर सोना रखती ही नहीं हूँ। जो भी थोड़ा बहुत है वो तो बैंक के लॉकर में रहता है। उसने थोड़ा झूठ बोल दिया। क्या पता रात में चोरी करने के लिए टोह ले रहे हो। साहब, हमारी कुछ सहायता कीजिए, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। आप लोग विश्वास के लगते हैं, इसीलिए यह बात बता दी है। नहीं तो 7 महीने से हम लोग ना तो ठीक से खा पाते हैं और ना ही सो पाते हैं। किसका विश्वास करे समझ में ही नहीं आता। सच, माया का मोह तो बुरा होता है। चल, तेरी दीदी सहायता नहीं करती तो हम उस हार को कहीं नदी में डाल दे। हो सकता है हार सोने का ना हो, क्यों उसकी चिंता में बेकार परेशान रहे। 20 की उम्र वाला ललित दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए सुरेश से बोला, क्या तुम लोग हार अपने साथ लाए हो? हम हार को अपने साथ नहीं रखते, हमने उसे अनाथालय की बगिया में मिट्टी में दबा रखा है। मोहन ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल लिया था। नवीन को उस पर कुछ तरस आ गया। बोला, सुनो, मैं पता लगा दूंगा, लेकिन मैं पूरा हार बाजार नहीं ले जाऊंगा, उसका एक टुकड़ा ही ले जाऊंगा। उसे भय था कि यदि हार चोरी का हुआ तो कहीं वह फंस न जाए। ठीक है, हमें पता लगवा दीजिए, हम लोग 3 रोज बाद इधर आएंगे। तीनों के बुझे चेहरे फिर से प्रदीप्त हो उठे थे। 3 रोज बाद नहीं, अगले रविवार को आना, मैं रविवार को ही मिल सकता हूँ। अगले रविवार पता नहीं कैसे जल्दी ही आंख खुल गई। समय धीरे धीरे सरकता सा लग रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। दोनों झटपट दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन सामने काम वाली खड़ी मिली। फिर थोड़ी देर बाद घंटी बजी। इस बार दूध वाला था। तीसरी बार वे तीनों ही थे। सहमे सकुचाए से उनको अंदर बुलाकर नवीन ने दरवाजा बंद कर दिया। हार लेकर आए हो? हाँ, कहते हुए मोहन ने अपनी जेब से मैले कपड़े की थैली निकाली। सोना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक सनसनाहट सी हो रही थी उसे। वह भी यह जानने को उत्सुक थी कि क्या सचमुच उन लड़कों को जमीन में दबा खजाना मिला है। मोहन ने थैली पर कसी हुई डोर खोली और उसको उसकी हथेली पर उलट दिया। उसके हाथ पर पड़ा 5 लड़ियों वाला भारी भरकम चमचमाता कम से कम 150 ग्राम सोने का हार। सोना के मुंह से एकदम निकला, अरे यह तो वाकई सोना है। ललित बोला, आपके पास कोई चीज होगी जिससे यह तोड़ा जा सके? नवीन अंदर से संसी और हथौड़ा ले आया। ललित ने एक लड़ी का एक मनका निकाल लिया। मनके को उसने संभाल कर एक कागज में लपेट लिया और सोना को पकड़ा दिया। साहब, हम लोग इस हार को लिए लिए कहाँ कहाँ घूमेंगे। ऐसा कीजिए ना कि आप ही इसे अपने पास रख लीजिए। नहीं नहीं, हम लोग इसे नहीं रख सकते, तुम लोगों की चीज है, तुम ही संभालो। साहब, हमको आप पर और दीदी पर पूरा भरोसा है, इसलिए आपसे कह रहे हैं। इस बार सुरेश बोला, भाई मैं हूं या दीदी, सोने की चीज के लिए किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी और व्यक्ति के पास भी मत रख देना। किसी की भी नीयत डोल सकती है। इसे अपने पास ही रखो, शायद तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। हम लोग आपसे कब मिलने आए अब? देखो, तुम में से अब कोई एक ही आए, इकट्ठे आओगे तो आसपास वालों को शक होगा। मैं इसका परसों तक पता लगा लूंगा। बाजार में सुनार भी उस मनके को कसौटी पर परख कर खुश हो गया। एकदम खरा सोना है बाबू। आजकल 22 कैरेट का सोना मिलता कहाँ है? 22 का लोग बोलते जरूर है, लेकिन होता 20 का ही है। यह सुनते ही नवीन अनजानी खुशी से भर गया। अच्छा है, बेचारों का भविष्य बन जाएगा। हार कम से कम 150 ग्राम का जरूर होगा, नवीन ने सोचा। तीसरे दिन मोहन ही पहले आया। हार शुद्ध सोने का है, यह बात सुनकर उसकी आंखें भर आई। वह नवीन का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, साहब, आप जिंदगी भर खूब उन्नति करें। आपने हम अनाथों की सहायता की है। अब जब भी फुर्सत हो तो सिक्का भी परखवा दे। सुनो, यह मोहन उन तीनों से बड़ा लगता है। पता नहीं दोनों को बताएगा या नहीं कि हार सोने का है। हार को नकली बताकर वो कहीं स्वयं ही ना हजम कर ले। सोना रात में नवीन के पास लेटते हुए बोली थी, अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमें उन तीनों को बुलाकर यह सब बात बतानी थी।
बेचारा सुरेश सबसे छोटा है, यह लोग उसे बहका न दे, नवीन ने कहा। फिर दोनों ही आशंका से भर गए। यह आशंका बार बार सिर उठाती रही जब तक कि सुरेश और ललित उनके पास नहीं आ गए। उन्हें देखते सोना ने पूछा, क्या तुमको पता लग गया है कि वह हार सोने का ही है? हाँ दीदी, जब तक अनाथालय में है तब तक हम तीनों में से कोई भी बेईमानी नहीं कर सकेगा। लेकिन कहते कहते ललित कुछ रुक सा गया। लेकिन क्या? यह मोहन अगले वर्ष 25 वर्ष का हो जाएगा ना। क्या पता अनाथालय से निकलकर सीधे हार को लेकर कहीं चंपत हो जाए। तब हम क्या करेंगे? मैं अभी 20 वर्ष का हूँ, सुरेश तो बस 14 साल का ही है। सोना भी उनकी समस्या के बारे में सोच रही थी। सुरेश की बड़ी बड़ी आंखें उससे प्रार्थना करती सी लग रही थी। एक तो कम उम्र, ऊपर से इतना भोला भाला। वो सारी बातचीत सिर्फ टकटकी लगाकर सुनता रहता था। बहुत ही कम बोलता था। लगता था हार हाथ से निकल जाने का भय उसके चेहरे पर चिपक गया हो। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नवीन ने कहा। साहब, आप यह हार किसी को बेच दीजिए ना, चाहे तो आप भी अपना कुछ हिस्सा ले लीजिए। एक बात साफ समझ लो, मैं तुम्हारी सहायता हिस्से के लालच में नहीं कर रहा हूँ। तुमने कहा था सोने का पता लगा दो, मैंने पता लगा दिया। अब तुम जा सकते हो। ललित और सुरेश खिसियाए से उठकर चले गए। सोना का दिल सुरेश का चेहरा देखकर बैठा जा रहा था। उसने नवीन से कहा, आपको हार बेचने में क्या आपत्ति थी? पता नहीं क्या लफड़ा है, हम तो अब बीच में नहीं पड़ेंगे। चौथे दिन 6 बजे के करीब सुरेश अकेला आया और हिचकी भर भर कर रोने लगा। साहब, हार बिकवा दो, नहीं तो मेरा हिस्सा मारा जाएगा। दोनों इतने बड़े हैं कि मुझे डरा धमकाकर मेरा भी हिस्सा ले जाएंगे। दीदी, साहब को समझाओ ना। अब वाकई उन दोनों को तरस आ गया। नवीन ने धीमे से कहा, अच्छा, तुम उन दोनों को भेजना। नवीन रविवार को ही घर पर मिलता था, इसलिए मोहन, ललित और सुरेश उसी दिन आ गए। आते ही मोहन बोला, साहब, आज तो हमें शहर के दूसरे कोने में जाना था मांगने, फिर भी हम लोग चुपके से चले आए हैं। वहां से लौटने के समय तक पहुंच जाएंगे। तो तुम लोग हार बेचने को तैयार हो? देखो, मेरी एक शर्त है, तुम लोगों में से एक को मेरे साथ सुनार के यहाँ चलना होगा। ठीक है, मैं चला चलूंगा, मोहन बोला। साहब, ये नहीं हो सकता, अचकचाकर ललित ने बोला। क्यों? नवीन ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि हम लोग शुरू से ही इसी शहर में एक एक गली से ना जाने कितनी बार गुजरे हैं। हम बाजार में भी मांगते हैं, सब दुकानदार हमें पहचानते हैं। यदि दुकानदार को शक हो गया तो वह अनाथालय के मैनेजर को खबर कर देगा। फिर तो फिर तो तू पागल है। हम तीनों में से एक साहब के साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोहन उसे समझा रहा था। नहीं, अगर हम तीनों में से एक भी गया तो भांडा फूट सकता है। मोहन काफी देर तक ललित को समझाता रहा, लेकिन वो नहीं माना। इस पर नवीन ने सुरेश से पूछा, तुम क्या चाहते हो? वो अंधश्रद्धा से बोला, जैसा दीदी कहेंगी मैं तो वैसा ही करूंगा। लेकिन ललित उठते हुए बोला, छोड़ो इस झंझट को, उसे किसी कुएं में डाल देंगे, बेकार ही हैरान हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहब, अब तो बस एक ही चारा है, आप ही वह हार खरीद ले। मोहन ने कहा। मैं क्यों? नवीन आश्चर्यचकित रह गया। आप अकेले हार बेच नहीं सकते, ललित आपके साथ किसी को भेजने के लिए राजी नहीं है। फिर इस समस्या का हल कैसे हो साहब? साहब, आपको भी तो दीदी के लिए जेवर चाहिए ही होंगे ना, आप ही ले लीजिए ना। मोहन ने हाथ जोड़कर दयनीय स्वर में कहा। इसे खरीदना मेरी हिम्मत से तो बाहर है। साहब, हमें तो थोड़ा रुपया ही चाहिए, बहुत रुपया हम लोग कहाँ संभाल पाएंगे। आप हमें 1 लाख ही दे दीजिए, वही बहुत है। तुम लोगों से कहा ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इसे नहीं खरीद सकता। छठे दिन फिर उन तीनों ने आकर उन्हें घेर लिया। साहब, हम पर कुछ तरस खाइए ना, हम और किसके पास जाएं? दीदी को अपना माना है, इसलिए आपको इतना बता भी दिया। मैं साइकिल मरम्मत की दुकान खोलना चाहता हूँ, ललित पेंट की दुकान खोलना चाहता है। हमारे सब सपने अधूरे रह जाएंगे। मोहन ने बहुत दयनीय स्वर में कहा। मैंने कहा ना, मेरे पास पैसा नहीं है। इस बार ललित बोला, साहब,
ये क्या कम है कि आप जैसा दयालु आदमी हमें मिला है। कोई दूसरा होता तो हमें फंसवा ही देता। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि आप 1 लाख में ही यह हार ले लीजिए। यदि ये भी ना हो तो वैसे ही रख लीजिए। नवीन हैरान हो गया। बैंक में उसका सिर्फ 1 लाख रुपया ही था। वह सोचकर बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम लोग परसों आना, तब मैं अंतिम रूप से जवाब दूंगा। उस रात नवीन सो नहीं पाया। सोना भी पलंग पर कसमसाती रही। जब पास की मिल का रात की पाली का हॉर्न बजा तो वह पानी पीने के लिए उठी। उसे उठते देख नवीन ने पूछा, क्या अभी तक सोई नहीं हो? नहीं, नींद ही नहीं आ रही है। क्या क्या हार का ख्याल आ रहा है? उसके लेटते ही नवीन ने पूछा। नहीं, पर न जाने क्यों सुरेश का बार बार ख्याल आ जाता है। मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, नवीन ने कहा। यदि यह लोग किस्तों में रुपया लेने को तैयार हो जाए तो उन्हें 1 लाख अभी दे देंगे, बाकी रुपया हार की 2 लड़ बेचकर ही चुका देंगे। फिर भी हमें बहुत फायदा हो ही जाएगा। मुझे ऐसे रुपए से मोह नहीं है, वो उपेक्षा भाव से बोली। मोह करना सीखो मेरी जान। मेरी बहन और तुम्हारी बहन शादी के लायक है। मेरे पापा की हालत तो तुम जानती हो। ये रुपया उसकी शादी में लगा दूंगा। वैसे तो हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, फिर इससे उन अनाथों का भी तो भला होगा। नवीन की बात सुनकर सोना ना नहीं कर सकी। तीसरे दिन तीनों लड़के नवीन का निर्णय सुनकर बहुत खुश हुए। सुरेश ने तो सोना के पैर छू लिए। दीदी, ये सब आपके ही कारण हुआ है। दूसरे दिन ही वे लोग हार देने आ पहुंचे। नवीन बैंक से रुपया ले आया था। बाकी का धीरे धीरे चुकाने का वादा कर लिया था। ललित ने अपने पैंट की जेब में से हार की थैली निकाली और आहिस्ता से सोना की हथेली पर रख दी। संभाल कर रख लीजिए दीदी। कहती हुई वो अलमारी की ओर बढ़ी। उसकी आंखें अपनी बहन की भरी मांग की कल्पना करके झूम उठी थी। साहब, अगर आप 9,000 और दे दे तो हम लोग आराम से रुपया बांट लेंगे। हाँ हाँ, अभी लो, कहते हुए नवीन ने 9,000 और दे दिए। अब हम लोग बाकी रुपया लेने कब आए? अगले महीने बोनस मिलने वाला है, तब मैं और रुपए दे दूंगा। तभी बताऊंगा कि बाकी रुपया कब तक दे पाऊंगा। अच्छा साहब, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कहते हुए तीनों चले गए। वह रात भी नवीन और सोना की अजीब उत्तेजना में कटी। अगले दिन शाम को नवीन दफ्तर से जल्दी आ गया और बोला, सोना चलो, हार के 2 लड़े बाजार में बेचकर थोड़ा रुपया बैंक में डाल ले। इस समय तो अपने पास कुछ भी नहीं रहा है। अपनी आदत के विपरीत सोना आज 5 मिनट में तैयार हो गई। सुनार की दुकान पर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने लड़े सुनार के हाथ में दी, उसे कसौटी पर घिसने से पहले ही वो मुस्कुराकर बोला, क्या बात है साहब, पीतल बेचने चले आए हैं? दोनों एकाएक भौचक होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्या बात है साहब, पीतल बेचने चले हैं? दोनों अभी भी भौचके हुए एक दूसरे को देख ही रहे थे कि सुनार ने फिर पूछा। नवीन ने किसी तरह अपने आप को संभाला और बात बनाकर बोला, सोना, देखा ना, तुम शर्त हार गई। मैं पहले ही कह रहा था कि दीदी का यह हार नकली है, तो मान ही नहीं रही थी। वे बुझे मन से बाजार से किसी तरह घर आए। वे कई रातों तक सो नहीं पाए। रुपया हाथ से निकल जाने से अधिक उन्हें अपने बेवकूफ बना दिए जाने का एहसास कचोटता रहा। एक दिन सोना अलमारी साफ कर रही थी कि अचानक उसे सुरेश का दिया अनाथालय का कार्ड हाथ लग गया। नवीन ने उस कार्ड को देखकर कहा, एक बार अनाथालय जाकर उन लोगों का पता तो लगाना चाहिए। वे अनाथालय के लड़के थोड़े होंगे, जरूर किसी गुंडे के गिरोह के होंगे। वहां जाने से क्या फायदा? फिर वैसे भी मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी वहां। क्या पता वहां का मैनेजर भी उनसे मिला हुआ हो। एक अनजाने भय से सोना डर रही थी। एक बार वहां जाकर देखने में क्या हर्ज है? ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अनाथालय के बगीचे में कुछ लड़के काम कर रहे थे। नवीन और सोना दोनों उन लड़कों को ध्यान से देखते हुए मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। मैनेजर से मिलने पर वह उन्हें बहुत सहृदय लगा। नवीन ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे सुरेश, मोहन और ललित नाम के लड़कों से मिलना चाहते हैं। कुछ ही देर में एक लड़का पानी का गिलास ले कमरे में घुसा। सोना हतप्रभ थी। वह सुरेश ही था। एक पल के लिए वह सकपका गया, किंतु पानी का गिलास मेज पर रखकर वो हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते दीदी। नमस्ते साहब,
आप यहाँ कैसे? मैनेजर ने उससे पूछा। क्या तुम इन्हें जानते हो सुरेश? जी, हम इनके यहाँ दान मांगने जाते थे ना। फिर वह सोना की तरफ मुड़कर बोला, दीदी अब मैं चलूं? मेरी कक्षा शुरू होने वाली है। घंटे भर के बाद आपसे मिलूंगा। सोना हैरान थी कि वो इतना बढ़िया अभिनय भी कर सकता है। मैनेजर भी उनकी पूरी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, आपकी बात सुनकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये तीनों लड़के मेरी आंखों के सामने ही बड़े हुए हैं। कृपया आप तीनों को जरा बुलवाइए, नवीन ने नम्रता से कहा। उसके कहने पर मैनेजर ने तीनों को बुलवा लिया। वे दोनों भी चहक कर बोले, नमस्ते साहब। मैनेजर ने उनसे पूछा, तुम दोनों भी इन्हें जानते हो? हाँ साहब, सुरेश इनको दीदी मानता है और वह हमको इनके घर ले गया था। जब नवीन ने हार की बात चलाई तो तीनों ऐसे चौंके जैसे उन्होंने कोई विचित्र बात सुन ली हो। क्या बात करते हो साहब? इतना पैसा मिल जाता तो हम अनाथालय में पड़े रहते। वे किसी भी तरह हार बेचने की बात मान ही नहीं रहते। ठीक है, मत मानो, मैं भी तुम लोगों को देख लूंगा, नवीन ने उठते हुए कहा। नवीन अपने इंस्पेक्टर मित्र संदीप से मिला। उसने सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। पूरी बात सुनकर इंस्पेक्टर संदीप उत्तेजित होकर बोला, जानते हो तुमने कितना बड़ा काम किया है? हमारे पास इस तरह की धोखाधड़ी की अनगिनत रिपोर्टें आई हैं। अनाथालय के लड़कों ने लोगों को कभी नकली हार तो कभी नकली कंगन बेचे हैं। सारा पुलिस विभाग यही समझ रहा था कि किसी गिरोह के लड़के अनाथों का ढोंग रचाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि वे सचमुच अनाथ हैं, तब तो रहस्य खुल जाएगा। संदीप अपनी बात समाप्त ही कर पाया था कि अचानक सोना सुरेश को लेकर वहां गई। नवीन को देखकर सुरेश उसके पैरों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। साहब, मुझे बचा लो, मुझे उनसे बचा लो। जब उसे सांत्वना दी गई तो उसने बताया कि वे लोग तीनों को किसी दूसरे अनाथालय या पता नहीं कहाँ रखने के लिए रेलगाड़ी में ले जा रहे थे। पेशाब जाने के बहाने उठकर मैं वहां से भाग आया। मुझसे किसी को धोखा देने का काम नहीं होता। कहीं वे मुझे मार न डाले। दीदी, मुझसे ये काम नहीं होता, मुझे बचा लो। वे लोग कौन है? संदीप ने उससे पूछा। सुरेश ने उन लोगों के विषय में जो बताया वह बेहद आश्चर्यजनक था। उस धोखाधड़ी के पीछे सबसे बड़ा हाथ शहर के एक बदमाश का था। उसके कुछ आदमी लोगों को पॉलिश किया माल बेचने के लिए अनाथालय के कुछ लड़कों को पैसा देकर फुसला लेते थे और उनसे धोखाधड़ी करवाते थे। वे लड़के लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते थे। सुरेश का यह पहला पहला ही काम था, तभी वह हर समय घबराता रहता था। उम्र कम होने के कारण वह यह भी भूल गया कि पहली बार में ही वह सोना को अपने अनाथ आश्रम का कार्ड दे गया था। यदि उसे कार्ड देने की बात याद रहती तो वे लोग सोना को छोड़कर किसी और को अपना शिकार बनाते। ना सोना को घर की सफाई में कार्ड मिलता और ना ही उस बदमाश की काली करतूतों पर से पर्दा हटता। उसके पकड़े जाने से पता नहीं कितने अनाथ बच्चे धोखाधड़ी करने के अपराध से मुक्त हो गए। बाद में सोना अनाथों के लिए कभी सहज नहीं हो पाई। आज वो जब भी किसी अनाथालय के बच्चों को कॉलोनी में घूमते हुए देखती है तो अपने घर का दरवाजा खोलती ही नहीं है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की कहानी सोने का हार। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। समाज में ऐसे कई असामाजिक तत्व मौजूद हैं जो भले लोगों की सदाशयता और सहृदयता का अपने गलत कामों के लिए फायदा उठाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जरूरतमंद लोगों को सहायता देने से फिर सहृदय लोग पीछे हट जाते हैं। एक अनाथालय के बच्चों ने इस तरह की धोखाधड़ी करना शुरू की तो जो वास्तव में अनाथालय के बच्चे थे जिन्हें मदद की जरूरत थी वे भी बेचारे मदद से मोहताज हो गए। एक अनाथालय के बच्चे धोखा दे सकते हैं तो लोग किसी पर कैसे विश्वास करेंगे? कहानी के बारे में आप भी अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो।